दाल। दाल के अंतर्गत कई प्रकार के खाद्यान्नों को सम्मिलित करते हैं। दालें मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण व मृदा की उर्वरता बनाए रखने में सहायक होती हैं। ये प्रोटीन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। दालों के अंतर्गत अरहर, चना, मूंग, मसूर, मटर, उड़द, खेसारी आदि को शामिल करते हैं। यह रबी व खरीफ फसलों के साथ मिश्रित रूप में उगाई जाती है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र दालों के क्रमशः 3 बड़े उत्पादक राज्य हैं। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है। दालों का उत्पादन विविध तापक्रम, आर्द्रता व मृदा संबंधी दशाओं में किया जाता है। दाल की फसलों को आवर्तन में बोया जाता है। दालों के उत्पादन तथा उत्पादकता में कमी मुख्यतः सिंचाई का अभाव, उर्वरकों का कम उपयोग, कीटों द्वारा अधिक नुकसान, उचित शस्यन प्रबंधन का अभाव, दलहनी फसलों का गौण स्थान, अच्छी गुणवत्ता के बीजों का अभाव आदि के कारण होता है। दालों की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में वृद्धि के लिए सिंचाई सुविधाओं का पर्याप्त विकास, उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता, उन्नत बीजों का विकास आदि की आवश्यकता है। तिलहन। सरसों, सोयाबीन, नारियल, मूंगफली, बिनोला, अलसी आदि तिलहन के अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य फसलें हैं। तिलहन की फसल में कुछ फसलों का उत्पादन खाद्य तेलों के रूप में होता है। कुछ अन्य का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन के क्षेत्र में होता है। भारत विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है। आज़ादी के बाद के वर्षों में तिलहन के अंतर्गत क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है, परंतु उत्पादकता कम होने के कारण उत्पादन कम है। इसलिए भारत कुल मांग को पूरा करने में असमर्थ है। देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% क्षेत्र पर तिलहन की फसल बोई जाती है। तिलहन की भिन्न भिन्न प्रकार की फसलों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टी, तापमान एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। इसीलिए भारत की मृदा तिलहन की विभिन्न फसलों के लिए उपयोगी है। देश की तिलहन की फसलों में मूंगफली का प्रमुख स्थान है तथा यह खरीफ की फसल है। मूंगफली के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। मूंगफली की फसल के लिए 75 से 150 सेंटीमीटर वर्षा तथा 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र मूंगफली के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। सोयाबीन मुख्यतः रबी की फसल है। इसमें वसा व प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा होती है। वर्तमान में सोयाबीन का अधिकांश उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। महाराष्ट्र व राजस्थान अन्य उत्पादक राज्य हैं। सरसों उत्तरी भारत की महत्वपूर्ण फसल है। सरसों के उत्पादन के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान, 75 से 150 सेंटीमीटर वर्षा एवं उपजाऊ दोमट मिट्टी आवश्यक है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा सरसों के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। इनके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में सरसों का उत्पादन होता है। भारत तिल के क्षेत्र व उत्पादन दोनों ही स्थितियों में प्रथम स्थान रखता है। इसकी कृषि उत्तर भारत में खरीफ तथा दक्षिण में रबी की फसल के रूप में की जाती है। तिल के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा 50 से 100 डिग्री सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा के साथ दोमट मिट्टी उपयोगी है। देश में पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात व उत्तर प्रदेश तिल के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। तिल का उपयोग तेल बनाने, इत्र बनाने व औषधि निर्माण में होता है। साथ ही भारत में जनवरी मास में इसके बीजों से विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं। चाय। बागानी फसलों में चाय एक महत्वपूर्ण फसल है। यह उष्णकटिबंधीय प्रदेश की प्रमुख फसल है। इसके लिए 24 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान, 150 से 250 सेंटीमीटर वर्षा तथा अम्लीय दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। ओस व सुबह का कोहरा नई पत्तियों के विकास में सहायक होता है। चाय की गुणवत्ता व मिट्टी की विशेषताओं एवं ऊंचाइयों का असर पड़ता है। सामान्यतः ऊंचाई पर उगने वाली चाय की गुणवत्ता अच्छी होती है। यह एक श्रम आधारित कृषि है, अतः इसके लिए सस्ता व
कुशल श्रम एक अनिवार्य आवश्यकता है। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु की नीलगिरी की पहाड़ी व केरल प्रमुख है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश चाय के उत्पादक क्षेत्र हैं। चाय के उत्पादन व निर्यात दोनों ही क्षेत्रों में भारत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कॉफी जिसको कहवा बोलते हैं, कहवा। भारत में कहवा की खेती का प्रारंभ बाबा बुदन की पहाड़ी से शुरू हुई थी। कहवा की खेती के लिए उष्ण आर्द्र जलवायु 16 से 28 डिग्री सेल्सियस तापमान, 150 से 250 सेंटीमीटर वर्षा, दोमट या काली मिट्टी तथा ढलान युक्त भूमि उपयुक्त होती है। कम तापमान, तेज धूप, लंबा सूखा कहवा के लिए हानिकारक होता है। चाय के समान यह भी श्रम आधारित कृषि है। विश्व की लगभग 4% कॉफ़ी का उत्पादन भारत में होता है। अरेबिका किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन भारत में काफ़ी मात्रा में की जाती है। भारतीय कॉफ़ी की विश्व भर में मांग है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु कहवा उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं। कहवा के उत्पादन का अधिकांश भाग निर्यात कर दिया जाता है। फल तथा सब्जियां। फल और सब्जियों के उत्पादन में भारत विश्व में प्रमुख स्थान रखता है। भारत में उष्ण, उपोष्ण व शीतोष्ण कटिबंधीय फल पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय फलों में आम, केला, काजू, पपीता, अनानास प्रमुख हैं, जबकि उपोष्ण कटिबंधीय फलों में नारंगी, नींबू, लीची, अंजीर, खजूर, अमरूद, अनार प्रमुख फल हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय फलों में सेब, नाशपाती, अखरोट व अंगूर प्रमुख हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय फलों का उत्पादन सामान्यतः हिमालयी क्षेत्र में होता है। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र प्रमुख आम उत्पादक राज्य हैं। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, असम, मेघालय में उपोष्ण कटिबंधीय फल का उत्पादन होता है। सब्जियों के उत्पादन में भी भारत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत का सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान है। गन्ना। नकदी फसल के रूप में गन्ना का भारत में प्रमुख स्थान है। यह एक उष्णकटिबंधीय फसल है। गन्ना के उत्पादन के लिए 20 से 26 डिग्री तापमान तथा 150 सेंटीमीटर वर्षा प्रभावी होती है। सागरीय जलवायु से गन्ने की फसल के उत्पादन में उत्पादकता में वृद्धि होती है। गन्ने की फसल के लिए दोमट या काली मिट्टी उपयोगी है। भारत में अधिकांश गन्ने की खेती औद्योगिक उत्पादन के लिए की जाती है। यह कृषि भी श्रम सघन कृषि है, अतः सस्ता श्रम एक अनिवार्य आवश्यकता है, क्योंकि गन्ना काटने के पश्चात शीघ्र ही चीनी मिलों तक ले जाना अनिवार्य होता है। भारत में गन्ना उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, पंजाब, हरियाणा प्रमुख हैं। यह पूरे वर्ष की फसल है, अर्थात गन्ने की बुआई जनवरी से अप्रैल तक तथा कटाई व पेराई अक्टूबर से अप्रैल तक होती है। यद्यपि दक्षिण भारत में गन्ने की कृषि के लिए उपयुक्त दशाएं हैं, किंतु कृषि क्षेत्र का अधिक विस्तार उत्तरी मैदानी भागों में है। इसका मुख्य कारण उत्तर के मैदानी भागों में प्रतिस्पर्धी नकदी फसलों की कमी है। बढ़ती जनसंख्या के साथ चीनी की मांग में वृद्धि की संभावना है, अतः भारत के विभिन्न संस्थान जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर, गन्ना अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर आदि गन्ने की कृषि व चीनी उद्योग क्षेत्र में शिक्षण, प्रशिक्षण व अनुसंधान की दिशा में कार्य कर रहे हैं। वस्तुतः भारत एक प्राकृतिक विविधता का देश है, जहाँ जलवायु, वनस्पति व मृदा संबंधी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अतः भारत के विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। साथ ही किसी एक प्रदेश के अंतर्गत भी फसलों की विविधता, उत्पादन व उत्पादकता संबंधी विविधताएं दृष्टिगोचर होती हैं।
भारत में खाद्य फसलों के अलावा अखाद्य फसलों का भी उत्पादन होता है, जिनमें रबर, कपास व जूट प्रमुख हैं। रबर मुख्य रूप से विषुवत रेखीय प्रदेश की फसल है। इसके लिए 25 से 30 डिग्री तापमान, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, ढाल प्रवणता तथा सस्ता श्रम आवश्यक है। रबर प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों रूपों में उत्पादित होता है। यह उद्योगों में प्रयुक्त होने वाला कच्चा माल है। यह वाटरप्रूफ होने के साथ ही ऊष्मा का कुचालक होता है। टायर, ट्यूब व अन्य उत्पादों को बनाने में रबर का उपयोग होता है। केरल, असम, तमिलनाडु, त्रिपुरा रबर के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। कपास सामान्यतः खरीफ की फसल है। भारत में कपास की 5 किस्मों का उत्पादन होता है। कपास के उत्पादन के लिए 21 से 30 डिग्री तापमान, 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा, आर्द्र मौसम, प्रचुर धूप, समुद्री पवन आदि आवश्यक दशाएं हैं। पाला कपास के लिए घातक होता है। भारत में गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र व पंजाब कुल कपास उत्पादन में 3/4 योगदान देते हैं। तमिलनाडु, कर्नाटका, राजस्थान, हरियाणा आदि प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास एक प्रमुख कच्चा माल है। भारत छोटे रेशे के कपास का निर्यातक देश है। भारत लंबे रेशे के कपास का आयात भी करता है। भारत जूट के उत्पादन में विश्व में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह खरीफ की फसल है। जूट की फसल के लिए बाढ़ के मैदान की नवीन दोमट मिट्टी, उच्च तापमान 24 से 35 डिग्री सेल्सियस, 125 से 200 सेंटीमीटर वर्षा, स्वच्छ जल तथा सस्ता श्रम आवश्यक होता है। भारत में पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, मेघालय, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश के उत्पादक राज्य हैं। जूट का उपयोग बोरे, रस्सियाँ, कालीन, दरी आदि के निर्माण में होता है। कृषि प्रतिरूप या फसल प्रतिरूप: किसी दिए गए कृषि क्षेत्र में किसी भी वर्ष में विभिन्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्र का वितरण फसल प्रतिरूप कहलाता है। भारत में फसल प्रतिरूप की दृष्टि से काफ़ी विविधता पाई जाती है, जिसके लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी हैं। भौगोलिक कारक: इसके अंतर्गत जलवायु, उच्चावच एवं मृदा प्रमुख है। वर्षा की अधिकता तथा नवीन जलोढ़ मिट्टी के कारण पूर्वी भारत में चावल आधारित फसल प्रतिरूप का विकास हुआ है। 100 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा के पश्चिम स्थित क्षेत्र में मुख्यतः गेहूं एवं मोटे अनाज आधारित फसल प्रतिरूप को अपनाया गया है। मानसूनी वर्षा की अनिश्चितता के कारण असिंचित क्षेत्रों में किसान बहुफसली कृषि करते हैं, जिसके कारण फसल प्रतिरूप की विविधता बढ़ जाती है। कपास की दृष्टि से उपयुक्त होने के कारण काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास आधारित फसल प्रतिरूप का चयन किया गया है। अनुकूल ढाल एवं पर्याप्त वर्षा के कारण पर्वतीय ढलानों पर चाय, कहवा एवं मसालों की कृषि की जाती है। संरचनात्मक कारक: इसमें सिंचाई, उन्नत बीज, उर्वरक आदि प्रमुख हैं। संरचनात्मक सुविधाओं के विकास के पश्चात ही उत्तर पश्चिम भारत में गेहूं, चावल, गन्ना, कपास आदि फसलों के क्षेत्रफल में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। परिवहन, भंडार एवं विपणन की सुविधाओं के विकास के फलस्वरूप हालिया समय में बागवानी फसलों के अधीन क्षेत्रफल में तेजी से वृद्धि हो रही है। संस्थागत कारक: भारत के अधिकांश खेत छोटे एवं बिखरे हुए हैं तथा अधिकांश किसान गरीब हैं। इन कारणों से भारत में मुख्यतः खाद्यान्नों की जीवन निर्वाह कृषि की जाती है। संस्थागत सुधार के साथ ही उत्तर पश्चिमी भारत में वाणिज्यिक फसलों के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। परंपरागत मानसिकता से ग्रसित होने के कारण भारतीय किसान नवोत्पादों को अपनाने के लिए तत्पर नहीं होते हैं, जिसके फलस्वरूप पीढ़ी दर पीढ़ी समान फसलों की कृषि करते हैं। हालांकि हाल के वर्षों में इसमें कुछ परिवर्तन आया है। राजनीतिक
प्रशासनिक कारक। सरकार के मूल्य नीति, आयात निर्यात नीति, ऋण बीमा, सब्सिडी की उपलब्धता, कृषि आदानों की उपलब्धता जैसे कारक भी फसल प्रतिरूप को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए 1980 के दशक में तिलहनी फसलों के समर्थन मूल्य में वृद्धि के फलस्वरूप तथा तिलहन की कृषि को प्रोत्साहित किए जाने के कारण तिलहन के क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। हाल ही में दलहन के समर्थन मूल्य में तीव्र वृद्धि के फलस्वरूप दलहन के क्षेत्रफल में वृद्धि की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में फसल प्रतिरूप। जलवायु, उच्चावच मिट्टी, संरचनात्मक एवं संस्थागत कारक आदि की विभिन्नता के कारण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के फसल प्रतिरूप का विकास हुआ है। पूर्वी भारत, असम, ब्रह्मपुत्र घाटी, पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय मैदान। इन क्षेत्रों में चावल आधारित फसल प्रतिरूप का विकास हुआ है, जो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तारित है। अधिक वर्षा, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, सघन जनसंख्या तथा अधिकांश क्षेत्रों में जीवन निर्वाह कृषि के कारण चावल की कृषि को वरीयता दी गई है। पूर्वी भारत के असिंचित क्षेत्रों में चावल की एकल कृषि की जाती है, जबकि पश्चिम बंगाल, असम, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, कावेरी डेल्टा के सिंचित क्षेत्रों में चावल की 2 फसलें प्राप्त की जाती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार के कई क्षेत्रों में चावल गेहूं प्रतिरूप देखने को मिलता है। चावल आधारित कुछ अन्य फसल प्रतिरूप एवं उनके प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं। चावल गन्ना प्रतिरूप। उत्तर प्रदेश एवं बिहार का तराई क्षेत्र। चावल जूट प्रतिरूप। पश्चिम बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र, महानदी डेल्टा, निम्न असम घाटी तथा उत्तर पूर्वी बिहार। चावल चाय प्रतिरूप, ब्रह्मपुत्र घाटी। चावल नारियल प्रतिरूप, पश्चिमी तटीय मैदान, केरल कर्नाटक। चावल मक्का प्रतिरूप, पूर्वी भारत का पठारी क्षेत्र। उत्तर पश्चिमी भारत अर्थात विशाल मैदान के पश्चिमी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है तथा वर्षा की मात्रा 100 सेमी से कम होती है। संरचनात्मक सुविधाओं के पर्याप्त विकास से इस क्षेत्र में 1960 के दशक के बाद फसल प्रतिरूप में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। यह प्रदेश गेहूं आधारित फसल प्रतिरूप का प्रदेश है, जहां निम्नलिखित फसल प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। गेहूं गन्ना प्रतिरूप, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। गेहूं चावल प्रतिरूप, पंजाब एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र। गेहूं तिलहन प्रतिरूप, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र। गेहूं कपास प्रतिरूप, हरियाणा, पंजाब, मालवा का पठार। गेहूं चारा प्रतिरूप, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी शुष्क प्रदेश में राजस्थान में अर्थात राजस्थान एवं गुजरात के शुष्क प्रदेश में बलुई मिट्टी की प्रधानता है। वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। सिंचाई की सुविधाओं का अभाव है। इन क्षेत्रों में मक्का एवं अन्य मोटे अनाज आधारित फसल प्रतिरूप का विकास हुआ है। इस प्रदेश के फसल प्रतिरूप में ज्वार, बाजरा, दलहन, तिलहन आदि फसलों का महत्वपूर्ण स्थान है। यह भारत का सूखा प्रभावित क्षेत्र है, जहां किसान मानसून की अनिश्चितता के कारण मिश्रित फसल कृषि भी करते हैं। दक्कन लावा पठारी क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है तथा वर्षा की मात्रा 100 सेंटीमीटर से कम होती है। सिंचाई सुविधाओं के सीमित विकास के कारण ज्वार व कपास इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण फसलें हैं। गन्ना, तिलहन, गेहूं आदि फसलों का भी फसल प्रतिरूप में महत्वपूर्ण स्थान है। अधिकांश क्षेत्रों में शुष्क कृषि की जाती है। महाद्वीपीय भारत के आंतरिक क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है, जो कम उपजाऊ होती है। वर्षा की मात्रा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। सिंचाई सुविधाओं के अभाव के कारण इस क्षेत्र में ज्वार, बाजरा, रागी, तिलहन, कपास आदि फसलों का फसल प्रतिरूप में महत्वपूर्ण स्थान है। पहाड़ी ढलानों पर कहवा, चाय एवं मसालों की कृषि की जाती है। हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र तथा पूर्वोत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों में कम तापमान, ढलवां भूमि आदि के कारण फसल प्रतिरूप में
बागवानी फसलों अर्थात फल एवं सब्जियों का महत्वपूर्ण स्थान है। इन क्षेत्रों की घाटियों में चावल सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल है। फसल प्रतिरूप में मक्का का भी महत्वपूर्ण स्थान है। उत्तर पश्चिमी भारत के फसल प्रतिरूप में परिवर्तन के कारण उत्पन्न समस्याएं। 1960 के दशक में उत्तर पश्चिमी भारत में परंपरागत कृषि तकनीक के स्थान पर आधुनिक कृषि तकनीक का प्रयोग प्रारंभ हुआ, जिसके फलस्वरूप इन क्षेत्रों के फसल प्रतिरूप में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। मोटे अनाज एवं दलहनी फसलों के स्थान पर गेहूं, चावल एवं गन्ना जैसी फसलों की कृषि पर बल दिया गया है। इसके फलस्वरूप उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, किंतु इसने गंभीर सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म दिया है। इस क्षेत्र की भौगोलिक दशाएं चावल एवं गन्ना जैसी फसलों के लिए उपयुक्त नहीं है। इन क्षेत्रों में वर्षा 60 सेंटीमीटर से भी कम होती है, जबकि उपरोक्त फसलों के लिए 150 सेंटीमीटर से भी अधिक जल की आवश्यकता होती है। उच्च तापमान के कारण वाष्पीकरण की दर भी अधिक होती है, अतः सिंचाई के लिए बड़े पैमाने पर भूमिगत जल का भी दोहन किया जाता है। जिसके कारण भूमिगत जल स्तर 1 मीटर प्रति वर्ष की दर से नीचे गिरता जा रहा है। कुछ क्षेत्रों में पेयजल का संकट उत्पन्न हो रहा है। अति सिंचाई के कारण मृदा में लवणीयता एवं क्षारीयता की समस्या उत्पन्न हो गई है। उपरोक्त फसलों की कृषि बार बार किए जाने के कारण ही मृदा की उर्वरा शक्ति में कमी आई है। रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग के कारण मृदा की उर्वरा शक्ति में कमी आई है, जिसके कारण फसल उत्पादकता या तो स्थिर हुई है या उसमें कमी की प्रवृत्ति है। फसल की कुछ सीमित प्रजातियों की कृषि के कारण दलहन के उत्पादन में कमी आई है। फसल प्रतिरूप में परिवर्तन के पश्चात किसानों एवं काश्तकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। भूस्वामियों द्वारा काश्तकारों को बेदखल किए जाने के कारण सामाजिक तनाव बढ़ा है। भारत में कृषि प्रतिरूप में परिवर्तन। 1950 के दशक के पश्चात भारत में फसल प्रतिरूप में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, जो निम्न हैं। 1960 के दशक में उत्तर पश्चिमी भारत, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान का गंगानगर जिला में संरचनात्मक एवं संस्थागत सुधार तथा आधुनिक कृषि तकनीक का बड़े पैमाने पर उपयोग प्रारंभ हुआ है। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के फलस्वरूप मोटे अनाज एवं दलहनी फसलों के स्थान पर गेहूं, गन्ना, कपास, चावल आदि फसलों की कृषि बृहद क्षेत्र में प्रारंभ की गई। खाद्य फसलों की तुलना में वाणिज्यिक फसलों के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। 1980 के दशक में तिलहन तकनीकी मिशन प्रारंभ किया गया है। तिलहन के उन्नत बीजों की उपलब्धता तथा तिलहन के समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई, जिसके फलस्वरूप तिलहन के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। हाल के वर्षों में तीव्र आर्थिक विकास, प्रति व्यक्ति आय में तीव्र वृद्धि, नगरीकरण के कारण गैर खाद्यान्न फसलों जैसे बागवानी फसलों की मांग में तेजी से वृद्धि हुई है। बागवानी फसलों की कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन चलाया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप बागवानी फसलों के क्षेत्रफल में तीव्र वृद्धि हुई है। वर्तमान समय में सरकार द्वारा दलहन की कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। दलहन के समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है तथा 60,000 गाँवों को दलहन गाँवों के रूप में विकसित किया जा रहा है,
जिसके फलस्वरूप दलहन के क्षेत्रफल में वृद्धि की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। फसल प्रतिरूप के उपरोक्त परिवर्तन के अलावा चाय, कहवा, कपास आदि जैसे नकदी फसलों के क्षेत्रफल में भी वृद्धि हुई है, जिसके लिए संरचनात्मक सुधार तथा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट को उत्तरदायी माना जा सकता है। कृषि गहनता, फसल गहनता। कृषि गहनता का निर्धारण किसी कृषि क्षेत्र में एक वर्ष में उपजाई जाने वाली फसलों की संख्या के आधार पर किया जाता है। इस समप्रत्यय के माध्यम से किसी कृषि भूमि की क्षमता के व्यवहारिक उपयोग की जानकारी मिलती है। इसे निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कृषि गहनता इज इक्वल टू सकल बोया गया क्षेत्र अपान शुद्ध बोया गया क्षेत्र इंटू 100। भारत में औसत कृषि गहनता 135% है, जो विश्व के देशों की कृषि गहनता के संदर्भ में निम्न है। चीन में यह 190% है। वर्तमान समय में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 54% क्षेत्र पर कृषि की जाती है, जिसमें 47% शुद्ध बोया गया क्षेत्र है तथा 7% परती है। अतः शुद्ध कृषि क्षेत्र में वृद्धि की संभावना नहीं है। भविष्य में औद्योगिकरण, नगरीकरण व अन्य विकास कार्य आदि के लिए कृषि भूमि के अधिग्रहण के कारण शुद्ध फसलगत क्षेत्र में कमी की आशंका है, जबकि खाद्यान्नों की मांग में वृद्धि होगी। ऐसी स्थिति में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि गहनता में वृद्धि आवश्यक है। संस्थागत, संरचनात्मक तथा तकनीकी सुधार के द्वारा कृषि गहनता बढ़ाई जा सकती है। वर्तमान में भारत के कुल कृषि क्षेत्र के मात्र 45% भाग पर सिंचाई की जाती है, अतः सिंचित भूमि के विस्तार की पर्याप्त संभावनाएं हैं। सिंचाई परियोजनाओं के पर्याप्त रखरखाव के अभाव के कारण सिंचाई क्षमता का अल्प प्रयोग हो रहा है, अतः इसमें सुधार की आवश्यकता है। वैसे क्षेत्रों में जहां आयातित जल के द्वारा सिंचाई नहीं की जा सकती है, वहां वर्षा जल संचय के द्वारा कृषि की उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए शुष्क कृषि का विकास आवश्यक है। जल विभाजक प्रबंधन के द्वारा पठारी क्षेत्रों में कृषि गहनता में वृद्धि की जा सकती है। कृषि में मशीनों के प्रयोग से समय की बचत होती है, जिससे कृषि गहनता बढ़ाई जा सकती है। कृषि गहनता की वृद्धि में कम समय में तैयार होने वाली फसलों की भूमिका भी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। फसल चक्र के द्वारा मृदा की उर्वरा शक्ति को संरक्षित करके भी कृषि गहनता को बढ़ाया जा सकता है। कृषि के निर्धारक घटक: भौतिक घटक, संरचनात्मक घटक, संस्थागत घटक, सरकारी नीति। भौतिक घटक, भौतिक घटक में पहला मृदा, दूसरा जलवायु, दूसरा है संरचनात्मक कारक में सिंचाई, संकर बीज, रासायनिक उर्वरक, वाणिज्यिक ऊर्जा, पूंजी और तकनीक। तीसरा संस्थागत कारक में इसके अंतर्गत चकबंदी, हदबंदी एवं भूमि सुधार आते हैं। चौथा सरकारी नीति, इसके अंतर्गत शोध हेतु खर्च, न्यूनतम समर्थन मूल्य, सब्सिडी, सहकारिता का विकास, शीत भंडारण, फसल बीमा, कृषि सूचना केंद्र की स्थापना, कृषक प्रशिक्षण आदि आते हैं। भारतीय कृषि की ऋतुएं: खरीफ, खरीफ फसल की समयावधि मई से अक्टूबर तक होती है। इस अवधि में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली तथा कुछ दालें यथा मूंग एवं उड़द उगाई जाती हैं। रबी, रबी फसल की समयावधि अक्टूबर नवंबर से लेकर मार्च अप्रैल तक होती है। इन फसलों को कम तापमान तथा अपेक्षाकृत कम वर्षा आवश्यकता होती है। मुख्यतः फसलें गेहूँ, ज्वार, जौ, ज्वार, चना तथा तिलहन यथा सरसों, तोरिया एवं अलसी प्रमुख है। जायद, यह फसल रबी एवं खरीफ के मध्यवर्ती काल अर्थात मार्च में बोकर जून तक काट ली जाती है। इस समय सिंचाई के सहारे कुछ सब्जियां यथा खीरा, ककड़ी, खरबूज, करेला आदि की खेती की जाती है। भारतीय कृषि की विशेषताएं: पहला, जीवन निर्वाह कृषि, कृषि पर जनसंख्या का बढ़ता दबाव,
तीसरा जोतों का छोटा होना, चौथा सिंचाई सुविधाओं का अभाव, पांचवा प्रति हेक्टेयर कम उपज, छठा प्रादेशिक असंतुलन। कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन तथा विपणन से संबंधित मुद्दे और बाधाएं। भारतीय समाज मुख्यतः कृषि प्रधान है। देश में प्राचीन काल से कृषि पर समाज की निर्भरता रही है। प्राचीन समय में कृषिगत उत्पादों का वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा आदान प्रदान किया जाता था। धीरे धीरे परिवर्तित समय में कृषि उत्पादों को वाणिज्यिक महत्व प्रदान किया। कृषि विपणन ने मुद्रा विनिमय प्रणाली द्वारा कृषकों की आर्थिक स्थिति मजबूत की है। भारत में स्थानीय, क्षेत्रीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर सहकारी निगमों का विकास हुआ है। ये नेटवर्क कृषि विपणन में सहयोगी हैं। इसमें खाद्यान्न, जूट, कपास, चीनी, दूध और सुपारी जैसे उपभोग वस्तुओं की विपणन की प्रमुखता दी गई है। वर्तमान में सहकारी भारतीय चीनी कारखाने, सूती मिल आदि स्वतंत्र रूप से अपनी विपणन गतिविधियों का संचालन कर रही हैं। चावल मिल, तेल मिल, कपास बुनने की इकाइयाँ और जूट इकाइयाँ सहकारी विपणन संस्था से जुड़ी हैं। कृषि विपणन क्या है? राष्ट्रीय कृषि आयोग ने कृषि विपणन को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है जिसमें विक्रय योग्य कृषि उपभोग वस्तुओं को बाजार में विक्रय के लिए उपलब्ध कराया जाता है। बाजार में संरचनात्मक व संस्थागत पहलू भी इस प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। कृषि विपणन में फसल पूर्व व पश्चात की प्रक्रियाएं, स्तरीकरण, भंडारण, परिवहन व वितरण को भी सम्मिलित किया जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एकत्रण, प्रक्रमण व वितरण आदि कारकों को कृषि विपणन के लिए महत्वपूर्ण माना है। कृषि विपणन विकास के लिए कृषि वस्तुओं का उचित व संतोषजनक विपणन आवश्यक है, क्योंकि जब तक किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त नहीं होगा, तब तक वे उत्पादन की उन्नत तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित नहीं होंगे। कृषि विपणन द्वारा ग्रामीण से शहरी व ग्रामीण से औद्योगिक उपभोक्ताओं तक उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित होती है। पुराने समय में उत्पादक मुद्रा या वस्तु विनिमय के माध्यम से कृषि उत्पादन की बिक्री उपभोक्ताओं की होती थी, अतः कृषि उत्पादों की विक्रय की प्रक्रिया सरल थी। आधुनिक समय में उत्पादन में वृद्धि से बड़े स्तर पर विपणन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। कृषि विपणन द्वारा न सिर्फ कृषकों की आर्थिक दशा में सुधार होगा, बल्कि ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में भी तीव्रता आएगी। किंतु इस प्रक्रिया में दलालों व मध्यस्थों की भूमिका में वृद्धि से उत्पादों की कीमत बढ़ोतरी के साथ किसानों को भी कम लाभ प्राप्त हो रहा है। कृषि विपणन में दो प्रमुख कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। कृषि विपणन कार्य: मुख्य कार्य, द्वितीयक कार्य। मुख्य कार्य में उत्पादन का एकीकरण, प्रोसेसिंग, वितरण। द्वितीयक कार्य में पैकेजिंग, ग्रेडिंग व मानकीकरण। भंडारण, परिवहन व्यवस्था, वित्त व्यवस्था, जोखिम उठाना, विक्रय। प्राइस, प्रोडक्ट प्लेस और प्रमोशन विपणन के मूलभूत सिद्धांत हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यहाँ कृषि विपणन के वितरण मूलक पक्ष पर ध्यान दिया जाता है। हालांकि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के प्रभाव स्वरूप भारत का आर्थिक परिदृश्य परिवर्तित हुआ है। इस आधार पर देश में वितरण मूलक रखरखाव में परिवर्तन हुए हैं और कृषि विपणन का उत्तरोत्तर विकास हुआ है। वस्तुतः खुदरा व्यापार क्षेत्र में बड़े क्रेताओं का उत्थान हुआ है। ये उत्तम श्रेणी के मानक, संसाधित और पैकेज उत्पादों को प्राथमिकता देते हैं। खुदरा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा पर विजय पाने के लिए कृषिगत स्टॉक की
गुणवत्तापूर्ण और मात्रात्मक आपूर्ति को भी बड़े क्रेता सुनिश्चित करते हैं। कृषि विपणन में समस्याएं। कृषि उत्पाद के विपणन से संबंधित अनेक चुनौतियां भी हैं। इन चुनौतियों में कृषकों की बाजार सूचना तक सीमित पहुंच, किसानों की कम साक्षरता दर, वितरण के अनेक चैनल आदि हैं, जो किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए व्यय साध्य स्थिति उत्पन्न करते हैं। किसानों को दी जाने वाली सरकारी वित्तीय सहायता कम है और अधिकांश छोटे किसान अस्थायी ऋणदाताओं से ऋण लेने को मजबूर होते हैं। यह सही है कि कृषि क्षेत्र में तकनीकी विकास हुआ है, परंतु इसका प्रसार ग्रामीण स्तर पर नहीं हो सका है। कृषि उत्पादों की विपणन के लिए कोई भी संगठित और विनियमित विपणन प्रणाली भी नहीं है। किसानों को अपने उत्पादों की उचित कीमत पाने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वैश्वीकरण ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आमूल-चूल परिवर्तन किए हैं। ऐसे ही परिवर्तन कृषक स्तर पर भी देखे गए हैं और इसने कृषि विपणन पर गहरा प्रभाव भी डाला है। विदित है कि भारत में किसानों की संख्या अधिक है। भारत में कृषि विपणन में कई खामियां हैं। कृषि विकास की संतोषजनक स्थिति प्राप्त करने के लिए कृषि वस्तुओं का उचित व संतोषजनक विपणन आवश्यक है, क्योंकि कृषकों को अपने उत्पादों का उचित मूल्य तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक वे कृषि में प्रचलित नई तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित नहीं होंगे। कृषि विपणन के अंतर्गत निम्न समस्याएं हैं: मध्यस्थों की बड़ी संख्या, अनिवार्य बिक्री, कमजोर प्रबंधन, पैकेजिंग व संसाधन क्षमता, अपर्याप्त भंडारण क्षमता और वेयर हाउस सुविधा, बाजार व उत्पादन के संबंध में सूचना की कमी, छोटा व फैला हुआ क्षेत्र, परिवहन सुविधाओं का अभाव, मानकों व ग्रेडिंग में एकरूपता की कमी, संवाद की समस्या, किसानों में संगठन का अभाव और विपणन पर पर्याप्त अनुसंधान नहीं। कृषि विपणन में सबसे जटिल समस्या मध्यस्थों की अत्यधिक संख्या है। अतः उत्पादों की बिक्री का उचित मूल्य कृषकों को उपलब्ध नहीं होता है, बल्कि मध्यस्थ किसानों से भी अधिक मात्रा में लाभ लेते हैं। इससे किसानों को उत्पादन का वास्तविक मूल्य प्राप्त नहीं होता है। अतः कृषक अपनी कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रेरित नहीं होते हैं। देश भर में सीमांत व फैली हुई जोतें हैं। इसका परिणाम विपणन के लिए कम मात्रा में भंडारण होता है। इन सीमांत जोतों को संगठित करना एक जटिल कार्य है। साथ ही उत्पादों को बाजार तक पहुंचना भी कठिन कार्य है। कभी कभी किसानों को वित्तीय बाध्यताओं के कारण उत्पाद को फसल के समय ही बिक्री करनी पड़ती है। फसल पश्चात पूर्ति अधिक होने के कारण मांग कम होती है, अतः कृषकों को सस्ते मूल्य पर ही अपने उत्पाद की बिक्री करनी पड़ती है। परिवहन के साधनों का अभाव कृषि विपणन में एक गंभीर समस्या है। परिवहन के साधनों का उन दूरस्थ क्षेत्रों में अभाव है जहां कृषि उत्पादन होता है। मौसमी परिवहन सेवा, उच्च माल ढुलाई शुल्क तथा सभी मौसम में पर्याप्त रोड और संरचना का अभाव दूरदराज के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। आज उपर्युक्त परिवहन के साधनों के अभाव में किसान फल तथा सब्जी जैसे पदार्थ खेत से ग्रामीण बाजार तथा ग्रामीण बाजार से शहर तक पहुंचाने में असमर्थ रहते हैं। कृषि उत्पाद के विपणन के लिए उनकी अच्छी पैकेजिंग व सुरक्षा आवश्यक है। वर्तमान में फलों, सब्जियों एवं अन्य उत्पादों की जो पैकेजिंग की जाती है वह अपर्याप्त है, क्योंकि उनकी पैकेजिंग मानकीय स्तर की नहीं होती है। इससे फल व सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं। अतः कृषि विपणन को प्रभावी बनाने के लिए पैकेजिंग का उत्तम होना आवश्यक है। आज़ादी के बाद भारत में कृषि उत्पादन में प्रगतिशील रूप से वृद्धि हुई है।
हरित क्रांति की सफलता तथा कृषि में विज्ञान एवं तकनीकी के प्रयोग से फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। अतः उत्पादन अधिक के संदर्भ में विपणन व निर्यात की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। निर्यातित वस्तुओं की ग्रेडिंग व मानकीकरण अनिवार्य है। गुणवत्तापरक उत्पादों की मांग विश्व स्तर पर होती है। भारत में यूनिफॉर्म ग्रेडिंग व मानकीकरण का अभाव है। भारतीय कृषि उत्पादों की निर्यात में वृद्धि के लिए मानकीकरण व ग्रेडिंग की पद्धति का अंतर्राष्ट्रीयकरण अनिवार्य है। देश के कई भागों में वेयर हाउस व भंडारण की सुविधा न होने के कारण कृषकों की फसल उत्पादों को काफ़ी हानि होती है। उत्पादों की यह हानि उत्पादों के मूल्य वृद्धि का कार्य करती है। खराब होने वाले खाद्य पदार्थों के भंडारण की वैज्ञानिक व्यवस्था नहीं है, जैसे फल, दूध, मांस, सब्जी, मछली आदि। विकासशील देशों में भंडारण की अपर्याप्त व्यवस्था के कारण 15 से 20% उत्पादित पदार्थ खराब हो जाते हैं। कुछ मामले में खराब गुणवत्ता वाली सामग्री के साथ अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री मिश्रित हो जाती है। इस प्रकार की समस्या को दूर करने के लिए कोई भी मानक या ग्रेडिंग नहीं है। अनियंत्रित बाजारों में उत्पादों का वजन छपे हुए वजन से कम होता है। कालाबाजारी व उत्पादों की गुणवत्ता अन्य मुद्दे हैं जिनका कृषि विपणन पर प्रभाव पड़ता है। नगरीय केंद्रों में वृद्धि होने से उत्पादों की मांग में वृद्धि होती है। अपर्याप्त आपूर्ति तथा मांग में परिवर्तन आदि प्रमुख समस्याएं हैं। आपूर्ति कम होने के कारण उत्पादों की मूल्य वृद्धि की समस्या होती है। कृषि विपणन व्यवस्था में संचार एक प्रमुख समस्या है। भाषागत समस्या के कारण कृषक क्रेताओं से सीधे संपर्क नहीं कर पाते। अतः मध्यस्थ इस बात का लाभ उठाते हैं तथा कृषक अपने उत्पादों का वह मूल्य प्राप्त नहीं कर पाते जो उन्हें प्राप्त होता है। विपणन की व्यवस्था में बाजार की मांग को समझना आवश्यक है। बाजार की मांग के अनुसार कृषि उत्पादन होने से उत्पादित पदार्थों का अच्छा मूल्य कृषकों को प्राप्त होता है। वहीं किसानों को मांग के संदर्भ का पता न होने पर वह उस फसल का भी उत्पादन कर सकता है, जिसकी मांग बाजार में कम है। अब इस स्थिति में किसानों को अपने उत्पादन का लाभ कम मिलेगा। बाजार के बारे में सूचना उत्पादन व्यापारी, उपभोक्ता तथा सरकार सभी के लिए आवश्यक होती है। कृषक एक सर्वमान्य संगठन के अभाव में एक विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए हैं। संगठन के अभाव में किसानों को उचित निर्देश व उनके हितों को संरक्षण नहीं मिलता है तथा दूसरी ओर व्यापारी संगठित हैं। इस स्थिति में संगठन के अभाव में किसानों का शोषण अधिक होता है एवं वह अपने उत्पादों का पर्याप्त लाभ नहीं ले पाते हैं। उत्पादों का बिना सोच विचार उत्पादन कहीं न कहीं किसानों को विपरीत स्थिति में ला देता है। भंडारण की नई तकनीकियों की जानकारी व संरक्षण के उपायों के संदर्भ में अनुसंधान के द्वारा ही सूचना मिलती है। यह अनुसंधान उपभोक्ता मांग पर भी होना आवश्यक है। कृषि विपणन में सुधार। कृषि विपणन में सुधार निम्न तरीकों से लाया जा सकता है। पहला, किसानों को कम दर पर ऋण उपलब्ध कराना ताकि वे स्थानीय ऋणदाताओं के बोझ से मुक्त हो सकें। यह सर्वविदित है कि प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में फसल बर्बाद होने पर किसानों को अपने ऋण चुकाने में कठिनाई होती है। कभी कभी तो ऋण चुकाने का दबाव इतना होता है कि उन्हें खेत बेचना पड़ता है। यह भी आवश्यक है कि किसानों को सब्सिडी युक्त विद्युत आपूर्ति और ऋण उपलब्ध कराए जाएं। तीसरा, किसानों को उपभोक्ताओं से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ने के लिए नवीन वितरण मूलक नेटवर्क स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। इससे किसानों को अपनी लागत का सार्थक मूल्य प्राप्त हो सकेगा। वर्तमान में विधान स्तर पर
जो कमियां हैं उन्हें दूर करने की आवश्यकता है। किसानों से सस्ते दर पर अनाज खरीदकर कालाबाजारी और जमाखोरी की प्रवृत्तियों को रोकने के लिए समुचित कदम उठाने की आवश्यकता है। प्रत्येक गांव के पास स्थानीय बिक्री केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए, ताकि किसान सीधे जो है उपभोक्ताओं तथा प्राधिकृत क्रेताओं को निश्चित मूल्य पर अनाज बिक्री कर सके। ग्रामीण स्तर पर परामर्श केंद्र स्थापित किए जाने से किसानों को अपने भंडारित उत्पाद का उचित मूल्य मिलने में सहायता होगी। इस स्तर पर गैर सरकारी संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। 8वां, परिवर्तित परिस्थितियों के साथ साथ विधानों में भी परिवर्तन की आवश्यकता है। 9वां, हाल के समय में खुदरा क्षेत्र में आई क्रांति ने कुछ सकारात्मक संदेश दिए हैं। खुदरा व्यवसायी आपूर्तिकर्ता से बड़ी मात्रा में अनाज खरीदकर सीधे उपभोक्ताओं की बिक्री करते हैं। इससे उपभोक्ताओं को अपेक्षाकृत अधिक लाभ होता है, जबकि पहले मध्यस्थों की लंबी श्रृंखला रहने के कारण उपभोक्ताओं को अधिक मूल्य अदा करना पड़ता था। सरकार ने जन वितरण प्रणाली के जरिए उपयुक्त खाद्य वस्तुओं के वितरण की पहल भी की है। यह प्रणाली पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में बेहद सफल नहीं रही है। इस पूरे भारत में भी सफल बनाने की आवश्यकता है। कृषिगत उत्पादों का प्रत्यक्ष विपणन आज की आवश्यकता है। ऐसे प्रयास होने चाहिए कि किसान अपने उत्पाद बेचने के लिए उत्साहित हो सके। इसके लिए प्रेरणाजनक मूल्य देने की पहल की जानी चाहिए। गोदाम और वेयर हाउस स्थापित किए जाने चाहिए, ताकि अनाजों की बर्बादी रोकी जा सके। साथ ही मूल्य के स्थिर होने तक किसान अपने उत्पाद को भंडारित करके रख सके। प्रायः फसल कटाई के तुरंत बाद कि अनाज की कीमत कम रहती है, और यदि किसान कुछ दिनों तक इन गोदामों में, वेयर हाउस में अपने अनाज रख सके तो उन्हें अच्छी कीमत मिल सकेगी। एवं उनके साथ ही विधान बनाकर मूल्यों को तार्किक और मानकीकृत बनाने की आवश्यकता है। वर्तमान में भारत और विदेशों में कृषि उत्पादों की विपणन नीतियों के बीच विद्यमान अंतराल को पाटने की भी आवश्यकता है। किसान, व्यापारी, स्थानीय निकाय, व्यवसायी और सरकार द्वारा नामित लोगों के प्रतिनिधित्व से विपणन समितियों की स्थापना की जा सकती है। कृषि विपणन में सुधार हेतु सुझाव। पहला, व्यवस्थित बाजार प्रणाली का विकास। इसके निम्न लाभ हो सकते हैं। उत्पादों को सीधे बाजार में लाने हेतु किसानों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। बाजार प्रकारों से किसानों के हो रहे शोषण से रक्षा की जा सकती है। किसानों को अपने उत्पादों का बेहतर मूल्य प्राप्त होगा। किसान बाजार आधारित सूचना से अवगत रहेंगे। बाजार अधिक के उत्पादन होने से किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा। मानकीकरण एवं श्रेणीकरण। उत्पादों का मानकीकरण एवं श्रेणीकरण अनिवार्य है, क्योंकि यह न केवल उत्पादों की गुणवत्ता को प्रोत्साहित करती है, बल्कि उत्पादों को विश्व स्तरीय निर्यात योग्य भी बनाती है। अतः मानकीकरण एवं ग्रेडिंग का देश भर में यूनिफॉर्म मानक होना अनिवार्य है। प्रबंधन एवं पैकेजिंग में सुधार। भंडारण सुविधा को लाभदायक बनाना। वैज्ञानिक भंडारण सुविधा को सुनिश्चित करना, जिससे विभिन्न उत्पादों के भंडारण में हो रही खराबी को कम किया जा सके। सरकार इस बात की सुविधा दे सकती है कि कृषि उत्पादों के विक्रय के लिए एक स्टैंडर्ड ग्रेड होना आवश्यक है। वेयर हाउस की रिसीट द्वारा उत्पादकों व डीलरों को बैंकों के माध्यम से ऋण की सुविधा उपलब्ध होना आवश्यक है। मुख्य मूल्य समर्थन नीति के द्वारा सरकार विभिन्न स्कीमों से किसानों को सहायता दे सकती है। इसके अलावा निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। परिवहन सुविधा में सुधार। बाजार संबंधित सूचना व अनुसंधान को प्रोत्साहित करना। बाजार विस्तार। कृषि विपणन के संबंध में किसानों को प्रशिक्षण। सहकारिता विपणन।
कोल्ड स्टोरेज सुविधा व रेफ्रिजरेटेड परिवहन का विकास। इसमें कोई संदेह नहीं कि किसी भी विपणन व्यवस्था में लाभ पर ध्यान दिया जाता है। यह आवश्यक है कि विपणन कुछ निश्चित मूल्यों, सिद्धांतों, दर्शनों, उचित और न्यायपूर्ण मूल्य अदायगी पर आधारित हो। आवश्यक सुधार के साथ साथ विनियमित बाजार तंत्र के जरिए समुचित मूल्य व्यवस्था अपनाने से कृषिगत विपणन को और मजबूत किया जा सकेगा। लघु स्तरीय किसानों को कृषि लाभ देने के लिए यह जरूरी है कि उन्हें बाजार संबंधी उतार चढ़ाव, मांग, आपूर्ति आदि की जानकारी सहजता के साथ दी जाए। किसानों को बेहतर लाभ दिलाने के लिए नवाचार युक्त और सृजनात्मक पहल करने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा किए गए प्रयास। कृषि उत्पादों के उत्पादन, भंडारण, परिवहन, विपणन आदि को विनियमित करने के लिए अनिवार्य वस्तु अधिनियम पारित किया गया है। पहले कृषि उत्पादों की कमी के कारण ऐसा करना आवश्यक था, लेकिन वर्तमान में कृषि वस्तुओं के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई है। इस अधिनियम के कारण कृषि वस्तुओं के अंतर्राज्यीय व्यापार की मात्रा काफ़ी सीमित है, जिसके कारण कृषि उत्पादों के राष्ट्रीय बाजार का विकास नहीं हो सका है। अतः योजना आयोग द्वारा इस अधिनियम को समाप्त करने की अनुशंसा की गई है, ताकि राष्ट्रीय बाजार विकास के फलस्वरूप उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों को लाभ प्राप्त होगा। इसके पश्चात एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंटरेस्टेड ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2012 का मसौदा तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य एक राज्य से दूसरे राज्य में कृषि उत्पादों के स्वतंत्र एवं निर्बाध आवाजाही को प्रोत्साहित करना है। विपणन व्यवस्था को विनियमित करने के लिए राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा एपीएमसी एक्ट पारित किया गया है। इसके पश्चात विनियमित मंडियों का विकास किया गया, जिसमें सरकार, किसान, व्यापारी सभी के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इनके द्वारा ही विनियमित मंडियों का प्रबंधन किया जाता है। इसका उद्देश्य व्यापारियों, बिचौलियों एवं एजेंटों के शोषण से किसानों की रक्षा करना है। वर्तमान समय में 7157 विनियमित मंडियां हैं, जिनके द्वारा कुल उपज के 70% भाग का क्रय विक्रय किया जाता है। वर्तमान में एपीएमसी प्रणाली की कुछ कमियों के कारण इसमें सुधार किया जा रहा है। पारदर्शिता के अभाव के कारण किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य न मिलना, भ्रष्टाचार, गुणवत्ता नियंत्रण एवं ग्रेडिंग व्यवस्था का अभाव, विकल्प के अभाव के कारण प्रतिस्पर्धा का अभाव इस प्रणाली की प्रमुख कमियां हैं। अतः बाजार सुधार हेतु केंद्र सरकार द्वारा मॉडल एपीएमसी एक्ट का मसौदा तैयार किया गया है, जिसके अनुरूप अनेक राज्यों ने अपने एपीएमसी एक्ट में संशोधन किया है। इस अधिनियम के प्रावधान निम्नलिखित हैं। उत्पादों को विपणन की दृष्टि से अनेक विकल्प उपलब्ध कराना, ताकि कृषि बाजार में प्रतिस्पर्धा लाकर कृषकों का उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य प्राप्त हो सके। अधिनियम में प्रत्यक्ष विपणन से संबंधित प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत कंपनियों को सीधे किसानों से कृषि वस्तुओं को खरीदने की अनुमति प्रदान की गई है। मॉडल एक्ट में अनुबंध कृषि पर अलग से एक अध्याय जोड़ा गया है। अनुबंध कृषि के अंतर्गत किसान पूर्व निर्धारित कीमत एवं समय पर किसी खरीदार फर्म को निर्धारित गुणवत्ता की वस्तु आपूर्ति का अनुबंध करता है। अनुबंधकर्ता फर्म द्वारा वित्त, तकनीकी एवं कृषि आगत की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। कंपनी द्वारा
अनावश्यक कटौती, खराब गुणवत्ता के नाम पर भुगतान में विलंब आदि समस्याएं इस व्यवस्था में उत्पन्न हो रही हैं। इसके अलावा इसका मुख्य लाभ मुख्यतः बड़े किसानों को मिल रहा है, अर्थात छोटे किसान इसके लाभ से वंचित हैं। सुझाव: अनुबंधकर्ता फर्म का पंजीकरण होना चाहिए। अनुबंध स्पष्ट व लिखित रूप में होना चाहिए। ऐसे बाजारों के विकास को प्रोत्साहन जहां उत्पादक सीधे खुदरा रूप में उपभोक्ताओं को कृषि उत्पाद की बिक्री कर सके। आधारभूत संरचना में निवेश आकर्षित करने का प्रावधान है। उत्पादकों को बाजार से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराना ताकि वे बाजार की मांग के अनुरूप उत्पादन का लाभ अर्जित कर सकें। ई ट्रेडिंग की सुविधा प्रदान करना। पट्टेदारी कानून में संशोधन ताकि निजी कंपनियों को आसानी से पट्टे पर भूमि उपलब्ध कराई जा सके। कृषि उत्पादों के श्रेणीकरण एवं मानकीकरण को प्रोत्साहन की व्यवस्था की गई है। गुणवत्ता को प्रमाणित करने हेतु एक मार्ग का प्रावधान है। भंडारण सुविधाओं का विकास। विपणन संबंधी सूचनाओं का प्रसार। इसके अंतर्गत रेडियो, टीवी, इंटरनेट पर विभिन्न मंडियों में विभिन्न कृषि उत्पादों के मूल्यों की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। एक मार्क नेट पर विभिन्न भाषाओं में सेवा उपलब्ध है। सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादों को खरीदने की गारंटी दी जाती है। एफसीआई जैसी सरकारी एजेंसियां कृषि वस्तुओं को खरीदकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को कम कीमत पर वस्तुएं उपलब्ध कराती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 12मासी सड़कों का विकास किया गया है। कृषि उत्पादों का क्रय विक्रय करने हेतु सहकारी समितियों का गठन किया गया है। संगठित होने के कारण सहकारी समितियों को सौदा करने की शक्ति बढ़ाने के साथ साथ बिचौलियों से भी मुक्ति मिलती है। ये सहकारी संस्थाएं कुछ अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराती हैं, जैसे किसानों को अग्रिम ऋण की सुविधा, भंडारण एवं परिवहन की सुविधा आदि। श्रेणीकृत एवं मानक वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहन। भारत में कार्यरत कृषि विपणन से संबंधित संस्थाएं। देश में कृषि उत्पादों का विपणन संगठित नियमित बाजार के माध्यम से संचालित होता है। अधिकांश राज्यों एवं केंद्रशासित क्षेत्रों में कृषि उत्पाद विपणन कमेटी एक्ट कृषि उत्पादों के विपणन को नियमित करता है। राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों के तहत नियमित बाजार स्थापित किए जाते हैं। नियमित बाजार उन क्षेत्रों में अधिक खोले जाते हैं जहां वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन होता है। कृषि विपणन व्यवस्था में सहकारी विपणन समितियां उपयोगी तथा महत्वपूर्ण हैं। किसान अपने स्तर पर संगठित होकर सहकारी समितियों का निर्माण करते हैं। सहकारी विपणन व्यवस्था में एक ओर जहां उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त होता है, वहीं विपणन व्यवस्था में दलालों की समाप्ति होती है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC की स्थापना 1963 में हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि वस्तुओं का उत्पादन एवं विपणन संबंधी कार्यक्रम का आयोजन व प्रवर्तन करना है। खाद्यान्नों का व्यापार राज्यों द्वारा भी किया जाता है। राज्य विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से कृषकों से उनके उत्पादों की खरीद करता है। भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नों के क्रय विक्रय की एक महत्वपूर्ण एजेंसी है। वर्तमान बाजारों में व्यावसायिक प्रबंधन के लिए PPP तथा मानकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए बाजार ब्यूरो की स्थापना की जा रही है। सरकार द्वारा प्रमुख कृषि वस्तुओं के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। सरकार इस मूल्य की घोषणा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की संस्तुति पर करती है। वर्तमान में यह आयोग 24 महत्वपूर्ण फसलों के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य है जो कृषकों को अपनी फसल के लिए आवश्यक रूप से प्राप्त होगा। इस मूल्य की घोषणा सरकार फसल बोने से पहले करती है। सरकार किसानों को संरक्षित करने के लिए इस मूल्य की घोषणा करती है।
कृषि निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए कृषि निर्यात क्षेत्रों की स्थापना 2001 से 2002 में मंजूर की गई। इस नीति में उन क्षेत्रों की पहचान की गई जो किसी न किसी विशिष्ट कृषि उपज के लिए अधिक उपयुक्त थे। इसके तहत देश के विभिन्न क्षेत्रों में कृषि निर्यात क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिषद की स्थापना 1987 में हुई। इस परिषद का उद्देश्य जनजातियों को व्यापारियों की शोषण से बचाना तथा उत्पादित व निर्मित वस्तुओं का उचित मूल्य प्रदान कराना है। जनजातीय क्षेत्रों के उत्पादों को इस परिषद के द्वारा व्यापक स्तर पर पहचान प्राप्त होने के साथ उन्हें उत्पादों का उचित मूल्य भी प्राप्त हो रहा है। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण कृषि निर्यात के संबंध में सरकार की शीर्ष एजेंसी है। यह 14 से अधिक कृषि उत्पादों जैसे सब्जी, प्रसंस्कृत खाद्य, मांस, हर्बल, फूल एवं संबंधित उत्पादों के निर्यात को संरक्षित करती है। कृषि निर्यात क्षेत्रों में उत्तराखंड बासमती चावल के लिए, उड़ीसा अदरक व हल्दी के लिए, तमिलनाडु आम के लिए, महाराष्ट्र प्याज और झारखंड सब्जी निर्यात क्षेत्र के रूप में स्थापित है। फॉरवर्ड मार्केट कमीशन कृषि वस्तुओं के वायदा बाजार को नियंत्रित करता है। सरकार द्वारा इसका गठन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट 1952 के तहत किया गया था। यह किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए बाजार का विनियमन करता है। वस्तु वायदा बाजार मूल्य प्राप्ति की प्रक्रिया को सरल बनाता है तथा कृषि उत्पादों में विविधीकरण को प्रोत्साहित करता है, जिससे विविध उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है। वर्तमान में 21 वस्तु वायदा बाजार कार्यरत है। राष्ट्रीय कृषि नीति 2007 में भी बाजार हस्तक्षेपक नीति को सुदृढ़ करने पर बल था, जिसमें किसानों के लिए लाभप्रद मूल्य एवं उपभोक्ताओं के लिए उचित व वहनीय मूल्य को प्राप्त करने पर बल दिया गया। पूरे देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली के कार्यान्वयन के माध्यम से किसानों के उत्पादों का प्रभावी मूल्य सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। कृषि उत्पादों का भंडारण एक महत्वपूर्ण बाजार प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत उपभोग के लिए खाद्य पदार्थों को भंडारित व संरक्षित करके रखा जाता है। कृषि विपणन प्रक्रिया में भंडारण एक आवश्यक तत्व है। इसकी आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है। फसल बुआई से उपभोग के समय तक की मांग की पूर्ति करने के लिए भंडारण किया जाता है, जिससे समय पर आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। भंडारण उत्पाद के खराब होने से होने वाले ह्रास को कम करता है। कुछ उत्पाद जिनकी मौसमी मांग होती है, उनकी मांग का सामना करने के लिए भंडारण की आवश्यकता होती है। भंडारण कुछ समय के लिए अन्य विपणन प्रक्रमों को सुचारू रखने के लिए आवश्यक है। भंडारण मांग व आपूर्ति को समायोजित कर कीमत को स्थिर रखता है। भंडारण रोजगार उपलब्ध कराने के साथ लाभ के द्वारा आय को सुनिश्चित करता है। बाजार में मांग व पूर्ति को नियंत्रित करने, मूल्य स्थिरीकरण तथा बफर स्टॉक कायम रखने के लिए भंडारण एवं वेयरिंग हाउस एक महत्वपूर्ण तत्व है। वेयर हाउस एक प्रकार का गोदाम है, जहां अधिक कृषि उत्पादन का भंडारण करके रखा जाता है। इन वेयर हाउसों की राष्ट्रीय, राज्य, जिला व ग्रामीण स्तर पर स्थापित किए जाने की संस्तुति भारत सरकार ने की। भारतीय खाद्य निगम तथा केंद्रीय वेयर हाउस निगम द्वारा राष्ट्रीय स्तर के सभी महत्वपूर्ण केंद्रों पर भंडारण व्यवस्था लागू करने को कहा गया है। भारतीय खाद्य नियम भारतीय खाद्य निगम की स्थापना खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत खाद्य नीति के निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की गई। किसानों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए प्रभावी समर्थन मूल्य, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत देश भर में खाद्यान्नों का वितरण,
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्नों के प्रचालन तथा बफर स्टॉक को बनाए रखना। भारतीय खाद्य निगम ने अपना आपदा प्रबंधन उन्मुख खाद्य व्यवस्था को स्थिर सुरक्षा प्रणाली में सफलतापूर्वक रूपांतरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। केंद्रीय भंडारण निगम भारत की प्रमुख भंडारण एजेंसी केंद्रीय भंडारण निगम की स्थापना 1957 में हुई थी। यह देश में सार्वजनिक वेयर हाउस संचालित करने वाली सबसे बड़ी संस्था है, जो कृषि सहित विभिन्न प्रकार के ग्राहकों को भंडारण के क्षेत्र में लॉजिस्टिक सेवाएं प्रदान करती है। केंद्रीय भंडारण निगम देश में विभिन्न स्थानों पर 10.81 मिलियन टन क्षमता के 464 वेयर हाउस संचालित कर रहा है, जिनमें कृषि उत्पादों से लेकर अत्यंत परिष्कृत औद्योगिक उत्पादों के लिए भंडारण सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। केंद्रीय भंडारण निगम की वेयर हाउसिंग गतिविधियों में खाद्यान्न वेयर हाउस, औद्योगिक वेयर हाउस, कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस, कंटेनर फ्रंट स्टेशन, अंतर्देशीय क्लियरेंस डिपो तथा एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स शामिल हैं। भंडारण एवं रखरखाव के अलावा केंद्रीय भंडारण निगम क्लियरेंस एवं फॉरवर्डिंग, हैंडलिंग एवं ट्रांसपोर्ट, अधिप्राप्ति एवं वितरण, कीटनाशक सेवाएं एवं अन्य अनुषंगी सेवाएं प्रदान करता है। केंद्रीय भंडारण निगम परामर्शदात्री सेवाएं तथा विभिन्न एजेंसियों की वेयर हाउसिंग और संरचना निर्माण के लिए प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराता है। कार्य भारत में उपर्युक्त स्थानों पर वेयर हाउस व गोदाम के लिए बिल्डिंग अर्जित करना। वेयर हाउस को कृषि उत्पाद के भंडारण, बीज, उर्वरक व सूचित वस्तुओं के भंडारण के रूप में प्रचलन में लाना। सरकार के कार्यकर्ता के तौर पर उपयुक्त वस्तुओं के क्रय विक्रय एवं भंडारण की व्यवस्था करना। वस्तुओं के परिवहन के लिए उपयुक्त व्यवस्था करना। राज्य वेयर हाउस की धारित पूंजी का निर्धारण। सेंट्रल वेयर हाउस निगम के कोलकाता, मुंबई, दिल्ली एवं हैदराबाद में एयर कंडीशन गोदाम प्रचलन में है। फसल उत्पादों के संरक्षण के लिए केंद्रीय भंडारण निगम ने विशेष भंडारण सुविधा प्रदान की है। निगम मसालों, कॉफी एवं अन्य बीजों के भंडारण की व्यवस्था कर रहा है। राज्यों के स्तर पर भी राज्य वेयर हाउस निगम संचालित है, जहां राज्य विभिन्न उत्पादों का भंडारण करते हैं। इसके अलावा राज्य सरकारों की संस्तुति पर कोल्ड स्टोरेज का भी निर्माण किया जाता है, जहां विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के भंडारण की व्यवस्था रहती है। कृषि उत्पादों के भंडारण में समस्याएं। भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में हजारों टन अनाज सीडिंग न होने के कारण सड़ जाते हैं। गोदामों का मानकीकरण नहीं है। विकसित देशों की अपेक्षा भारत के भंडारण गृह निम्न स्तरीय हैं। राज्य स्तरीय भंडारण निगमों की भंडारण व्यवस्था अत्यंत चिंताजनक है, जिससे खाद्यान्नों के सड़ने की समस्या होती है। किसानों में पर्याप्त क्रय शक्ति क्षमता के अभाव में वे अपने उत्पादों को भंडारण निगम तक नहीं ले जा पाते हैं। सहकारी संगठन अपनी प्रभावी भूमिका निभाने में सक्षम नहीं है। अतिशीघ्र खराब होने वाली फसलों के भंडारण के लिए रेफ्रिजरेशन की व्यवस्था नहीं है। पंजाब व हरियाणा के कृषि गोदामों में भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण हजारों टन अनाज हर वर्ष खराब होता है। स्थानीय स्तर पर गोदामों का पूरे देश में अभाव है, जिससे स्थानीय स्तर पर किसान अपने अनाजों का भंडारण करने में सक्षम नहीं हो पाते। परिवहन के साधनों का स्थानीय स्तर पर विकास न होने के कारण उत्पाद खराब हो जाते हैं। अपर्याप्त तथा दोषपूर्ण भंडारण व्यवस्था के कारण कई समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, जो निम्नलिखित हैं।
कुल कृषि उत्पाद का 10% से भी अधिक कीट, चूहे आदि द्वारा बर्बाद कर दिया जाता है। कृषि उत्पाद की मात्रा में कमी आने से मूल्य में वृद्धि होती है तथा सरकार पर सब्सिडी का बोझ बढ़ता है। इसके फलस्वरूप सरकार की वित्तीय स्थिति कमजोर होती है। भंडारण की सुविधा के अभाव के कारण किसानों को बाध्य होकर कृषि उत्पादों को तत्काल बाजार में बेचना पड़ता है। इससे उन्हें वस्तुओं का लाभकारी या उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, जिससे वे हतोत्साहित होते हैं। भारत में उष्ण एवं आर्द्र जलवायु पाई जाती है, अतः आधुनिक भंडारण की सुविधाओं के अभाव के कारण कृषि उत्पादों की गुणवत्ता में ह्रास होता है। उपर्युक्त समस्याओं को दूर करने के लिए गोदामों का नेटवर्क स्थापित करना आवश्यक है, जिसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र द्वारा गोदाम एवं शीतगृह का निर्माण किया गया है। अनेक विपणन सहकारी समितियों द्वारा गोदामों का निर्माण किया गया है, जिसके लिए नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में गोदामों के निर्माण के लिए 2001 में एक केंद्रीय योजना प्रारंभ की गई, जिसे ग्रामीण भंडारण योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना के अंतर्गत किसान, सहकारी संस्था, एनजीओ, स्वयं सहायता समूह आदि को गोदाम के निर्माण हेतु सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ यह है कि खेत के निकट ही उत्पादित वस्तुओं का भंडारण किया जा सकता है तथा भंडारण रसीद को गिरवी रखकर बैंकों से ऋण प्राप्त किया जा सकता है। इससे डिस्ट्रेस सेल, मजबूरन बिक्री से मुक्ति मिल सकती है। 1 सितंबर 2012 तक 2900 गोदामों को अनुमति दी जा चुकी है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य से 50% अधिक सफलता प्राप्त हुई है। हाल के वर्षों में गोदामों के निर्माण के लिए पीपीपी मॉडल को अपनाया जा रहा है तथा उत्पादन एवं उपभोग दोनों ही क्षेत्रों में गोदामों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे गोदामों के एक राष्ट्रीय ग्रिड का निर्माण किया जा सके। 12वीं पंचवर्षीय योजना में टावर के आकार के आधुनिक सिलोस के निर्माण पर बल दिया जा रहा है। हालांकि इन समस्याओं के संदर्भ में भारत सरकार विभिन्न प्रकार के प्रयास कर रही है, लेकिन इन प्रभावों की सार्थकता स्थानीय स्तर पर भी होना आवश्यक है। स्थानीय स्तर के किसानों के भंडारण के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है, जिससे कृषि उत्पादों का बेहतर संरक्षण किया जा सके। कृषि उत्पादों की परिवहन से संबंधित समस्याएं व समाधान। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि से संबंधित अधिकांश क्रियाएं ग्रामीण क्षेत्रों में संपन्न की जाती हैं। अधिक कृषि उत्पादों को कृषि विपणन के लिए बाजार में लाया जाता है। कृषि उत्पादों की बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए परिवहन व्यवस्था का द्रुत व तीव्रगामी होना अति आवश्यक है, जिससे उत्पादों को शीघ्र ही बाजार तक पहुंचाया जा सके। भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन से संबंधित निम्न समस्याएं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष भर शहर से जोड़ने वाली सड़कों का अभाव है। ग्रामीण सड़कों की स्थिति अत्यंत खराब है। वर्षाकालीन मौसम में सड़कें खराब हो जाती हैं तथा उनका मरम्मत कार्य भी नहीं होता है। दूर दराज के क्षेत्रों में कच्ची सड़कों की व्यवस्था है, जो सभी मौसमों में सुचारू रूप से कार्य नहीं करती है। इन सड़कों पर ग्रामीण परिवहन के साधन जैसे बैलगाड़ी आदि के माध्यम से ही परिवहन संभव है। ब्लॉक को जोड़ने वाली सड़कें भी ग्रामीण स्तर पर जर्जर हाल में हैं, अतः उत्पादों का बाजार तक पहुंचना असंभव होता है। राज्य स्तरीय सड़कें भी ठीक प्रकार से संचालित नहीं होती हैं तथा उनके रखरखाव में भी काफ़ी समस्याएं हैं। राजमार्गों से जुड़ी सड़कों की भी स्थिति चिंताजनक है। ऐसी परिस्थितियों में भारतीय कृषि उत्पादों को विपणन के लिए बाजार तक लाना एक चुनौती है। कृषकों को अपने उत्पादन अधिक को बाजार तक लाने में परिवहन लागत अधिक हो जाती है, जिससे उत्पाद महंगे हो जाते हैं तथा किसानों को उनका पर्याप्त लाभ प्राप्त नहीं होता है।
फसल एवं सब्जी जो शीघ्र ही खराब हो सकती है, उनके परिवहन के लिए कोई वैज्ञानिक भंडारण व्यवस्था के अभाव में बाजार तक आते आते खराब हो जाते हैं। भारत में सड़क परिवहन अनेक समस्याओं का सामना कर रहा है। भारत की अधिकांश सड़कें 45% कच्ची हैं, जो भारी वाहनों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। सड़कों की खराब गुणवत्ता के कारण प्रतिवर्ष वाहनों की अधिक हानि होती है। भारत में राजमार्ग विकास के लिए सुनिश्चित व सुनियोजित नीति का अभाव है। सड़कों के निर्माण और मरम्मत में अनेक अभिकरण लगे हैं, जिनमें आपसी समन्वय का अभाव है। सड़कों के निर्माण व मरम्मत के लिए धन का अभाव है। भारत की सड़कों की प्रमुख समस्या यातायात के विभिन्न साधनों की है, जो एक ही सड़क का उपयोग करते हैं। इससे सड़कों पर भीड़ भाड़, मार्ग अवरोध व दुर्घटना की संख्या बढ़ जाती है। वर्तमान में देश में हजारों गांव ऐसे हैं जो पक्की सड़कों से नहीं जुड़े हैं एवं वर्षा काल में इन गांवों तक पहुंचना मुश्किल है। भारत में रेल मार्ग के वितरण प्रारूप पर मुख्यतः क्षेत्र की स्थलाकृति, जनसंख्या घनत्व, आर्थिक संरचना का प्रभाव दिखाई पड़ता है। समतल स्थलाकृति, मंद ढाल, उच्च जनसंख्या घनत्व व उच्च कृषि उत्पादकता के कारण भारत के मैदानी क्षेत्रों में रेल मार्गों का अधिक विस्तार है। हालांकि वर्तमान में तकनीकी कारकों के प्रभाव से पहाड़ी क्षेत्रों जैसे जम्मू कश्मीर आदि क्षेत्रों में भी रेल परिवहन का विकास हो रहा है और कोंकण रेलवे का निर्माण भारतीय रेलवे की तकनीकी विशेषज्ञता का ही प्रमाण है। किंतु भारत के दूर दराज के क्षेत्र आज भी रेल परिवहन की पहुंच से दूर हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे नागालैंड, मिजोरम आदि में आज भी रेल परिवहन की सुविधा नहीं है। हाल ही में उत्तर पूर्वी राज्यों में रेल परिवहन के विस्तार पर कार्य योजना तैयार की गई है। भारत के सभी गांवों या प्रत्येक क्षेत्र में रेल परिवहन उपलब्ध नहीं है। प्रत्येक गांव में रेलवे स्टेशन के अभाव से उत्पादों को बाजार तक पहुंचाना मुश्किल होता है। अतः परिवहन के ये साधन वहां अधिक सफल हैं जहां स्टेशनों का गांव या समीपवर्ती क्षेत्रों से जुड़ाव है। लेकिन जिन क्षेत्रों की पहुंच स्टेशन तक नहीं है, वे इस साधन का उपयोग करने में सक्षम नहीं हैं। ध्यातव्य है कि रेल परिवहन की सफलता सड़क मार्ग की कनेक्टिविटी पर निर्भर करती है, क्योंकि स्टेशन तक पहुंचने में सड़क मार्ग का ही सहारा लेना पड़ता है। उपरोक्त समस्याओं के बावजूद रेल परिवहन सस्ता, तीव्र व कम प्रदूषण वाला साधन है, जो यात्रा सुविधा के साथ माल ढुलाई की सुविधा भी देता है। समाधान: परिवहन के विभिन्न साधनों के बीच संपूरकता को विकसित करने के लिए व्यापक योजना तैयार करने की आवश्यकता है। रेल परिवहन का उपयोग लंबी दूरी की माल ढुलाई के लिए, जबकि सड़क परिवहन का उपयोग कम दूरी के लिए तथा जल्दी खराब होने वाले उत्पादों के परिवहन के लिए किया जाता आवश्यक है। जल परिवहन क्षेत्र का विकास भारी व बड़े सामानों हेतु रेल सड़क रहित क्षेत्रों में करना चाहिए। कुछ कृषि उत्पादों के परिवहन के संबंध में दीर्घकालीन नियोजन की आवश्यकता है। नई प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा हर मौसम के अनुकूल सड़क परिवहन के निर्माण पर बल दिए जाने की आवश्यकता है। जिन क्षेत्रों में नदियों की सुलभता है, उन क्षेत्रों में नदी परिवहन को सुगम साधन के रूप में स्थापित किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए भारत निर्माण योजना का प्रारंभ किया गया, जिसमें ग्रामीण सड़कें भी एक महत्वपूर्ण अंग हैं। वर्तमान में स्थानीय शासन व्यवस्था ने भी देश के दूर दराज के क्षेत्रों में सड़क परिवहन के द्वारा कनेक्टिविटी को सुचारू बनाया है।
सरकार भी आधारीय संरचना के निर्माण पर बल दे रही है। देश में प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों को 8 लेन का बनाया जा रहा है, जबकि स्टेट राजमार्गों को 4 लेन का बनाया जा रहा है। सार्वजनिक व निजी सहभागिता के द्वारा भी विभिन्न मार्गों का विकास किया जा रहा है। हाल ही में ग्रेटर नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे का निर्माण यमुना एक्सप्रेसवे के रूप में किया गया है। उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे भी प्रस्तावित है, जो गंगा के पूर्वी किनारे पर बलिया से लेकर नोएडा तक संचालित है। जिला सड़कों की भी मरम्मत की जा रही है। व ब्लॉक स्तर पर जुड़ाव की क्षमता प्रत्येक मौसम में सुनिश्चित की जा रही है। गाँव की सड़कों पर वर्ष भर जुड़ाव वाली सड़कों के रूप में निर्माण किया जा रहा है। रेलवे में माल ढुलाई के लिए पूर्वी फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, जिससे कृषि उत्पादों को तीव्र गति से आंतरिक क्षेत्रों से निर्यात के लिए बाहरी क्षेत्रों में भेजा जा सकता है। कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए एक उपयुक्त परिवहन प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है तथा साथ ही सहकारिता आधारित रेफ्रिजरेटेड भंडारण कक्ष तथा प्रत्येक 5 किमी की दूरी पर खाद्यान्न भंडार कक्ष स्थापित होना आवश्यक है। इससे आसपास के क्षेत्रों में खाद्यान्न भंडारण की समस्या कम होगी तथा साथ ही दूर दराज के क्षेत्रों में कृषि आधिक्य को भंडारित किया जा सकता है। इसका परिणाम यह होगा कि किसानों को उनके उत्पाद का उचित पारितोषिक प्राप्त होगा एवं खाद्यान्न भंडारों को अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। किसानों की आय में वृद्धि से उनकी क्रय शक्ति क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे अन्य क्षेत्रों को लाभ होगा और ग्रामीण विकास की प्रक्रिया भी तीव्र होगी। अतः उपयुक्त कृषि विपणन प्रणाली की स्थापना के मद्देनजर यह आवश्यक है कि सरकार सभी स्तरों पर कृषिगत वस्तुओं के विपणन संबंधी संभावित अवरोधों को दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी। वर्तमान में भारत सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैश्विक परिदृश्य पर अग्रणी भूमिका में है। ई प्रौद्योगिकी के नित नए आयामों का प्रसार सूचना प्रौद्योगिकी के विकास को प्रदर्शित करता है। ई प्रौद्योगिकी शहरी विकास के साथ ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा गाँव में कृषकों को फसल मूल्य, बाजार की मांग तथा फसलों के चयन एवं प्रबंधन में सहायता मिलती है। भारत में आईटीसी कंपनी द्वारा निर्मित प्रोग्राम ई चौपाल का व्यापक उपयोग महाराष्ट्र के कृषकों द्वारा किया जा रहा है। कृषि विकास की प्रक्रिया में प्रभावशाली एवं प्रतिस्पर्धी कृषि प्रबंधन के लिए चालू आंकड़ों का पहुंच, वस्तु कमोडिटी के मूल्यों के बारे में सूचना, मौसम तथा कृषि सेवाओं की जानकारी आवश्यक है। भारतीय कृषक सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग उन्नत कृषि कार्यों एवं निर्णय करने में कर रहे हैं। वर्तमान भारत में ई चौपाल एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है, जो विश्व बैंक द्वारा प्राप्त आर्थिक सहायता का उपयोग दक्षिण के राज्यों में सूचना प्रसार के रूप में कर रहा है। किसानों को ई प्रौद्योगिकी द्वारा सहायता निम्न क्षेत्रों में दी जा सकती है: फसल तकनीकी, जेनेटिक बीज, फसल प्रबंधन प्रणाली, पौध संरक्षण, फसल पद्धति आदि। पशुपालन तकनीकी, जेनेटिक, पशुपालन प्रबंधन प्रणाली, पशुओं की स्वास्थ्य से संबंधित कार्य प्रणाली, चारा प्रबंधन आदि। अन्य प्रकार की तकनीकी,
कृषि भूमि पद्धति, मृदा व जल प्रबंधन कार्य प्रणाली, कृषि भूमि यंत्रीकरण, कृषि वानिकी, कृषि भूमि प्रबंधन आदि। कृषि में सूचना तकनीकी की संभाव्यता। कृषि में सूचना तकनीकी की संभाव्यता का प्रयोग दो रूपों में निर्धारित होता है: कृषि उत्पादकता वृद्धि में प्रत्यक्ष योगदान के संदर्भ में, दूसरा अप्रत्यक्ष रूप से कृषकों को सूचना उपलब्धता के आधार पर कृषि तथा संबंधित प्रक्रियाओं को लाभकारी बनाना, जिससे कृषकों की स्थिति में सुधार हो। सक्षम कृषि, जो कि विकसित देशों में अधिक प्रचलन में है, गहन रूप से सूचना तकनीकी के प्रयोग द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। रिमोट सेंसिंग, भौगोलिक सूचना तंत्र, कृषि विज्ञान व मृदा विज्ञान का प्रयोग कृषि निर्गत अर्थात उत्पादन को बढ़ाने में हो रहा है। यह उपागम पूंजी गहन है तथा वहाँ अधिक उपयोगी है जहाँ वाणिज्यिक कृषि कार्य प्रचलन में है। अप्रत्यक्ष रूप से सूचना तकनीकी भारतीय किसानों को कार्य कुशल बना रही है। यह भारतीय किसानों को निर्णय के लिए तात्कालिक रूप से समयबद्ध व विश्वसनीय सूचना उपलब्ध कराती है। वर्तमान में भारतीय किसान निर्णय के लिए परंपरागत स्रोतों पर निर्भर हैं, जो कि धीमे व अविश्वसनीय हैं। बदलती परिस्थितियों के संदर्भ में भारतीय किसानों को केवल उपयोगी सूचना उपलब्ध कराना ही नहीं, बल्कि किसानों को प्रतिस्पर्धी बनाना भी ई प्रौद्योगिकी का लक्ष्य है। ई प्रौद्योगिकी के द्वारा किसानों को न सिर्फ विश्व की कृषिगत सूचनाओं के संदर्भ में जानकारी मिलती है, बल्कि अपने स्थान से ही वे विश्व की मंडी या उनकी मांग के बारे में सूचना प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आईटी के माध्यम में विश्व की मांग आधारित कृषि सूचना, जिससे उन्हें फसल उत्पाद का मूल्य तथा उत्पादों के सही मूल्यों एवं सक्षम क्रेताओं से सीधा संबंध स्थापित हो सकता है। कृषकों को शिक्षा, स्वास्थ्य और उत्पादों के संबंध में सूचना तथा कम मूल्य पर ग्रामीण सुविधा केंद्रों द्वारा शीर्ष विश्व से संबंध स्थापित होता है। ऑनलाइन ऋण आवेदन, कृषि संबंधी आंकड़े आदि की सूचना, भूमि रिकॉर्डों की घर बैठे जानकारी, किसानों को विभिन्न इनपुट कंपनियों की जानकारी। ये वे कंपनियां हैं जो किसानों को विभिन्न सूचनाएं तथा प्राथमिकी इनपुट उपलब्ध कराती हैं, जैसे बीज, उर्वरक, मशीनरी, वेयर हाउसिंग की जानकारी, मौसम संबंधी आंकड़े आदि। भारतीय किसानों के सभी पक्षों की क्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए संबंधित सूचना का गुणवत्ता युक्त होना आवश्यक है। विश्व व्यापार के बदलते संदर्भ में कृषि क्षेत्र का नियंत्रण मुक्त होना सूचना तकनीकी की आवश्यकता को अधिक प्रासंगिक बना देता है। इसके फलस्वरूप ग्रामीण भारतीय किसानों द्वारा प्रभावशाली तरीके से रणनीतिक उपकरण के रूप में आईटी का उपयोग किया जा सकता है। विश्व व्यापार संगठन की चुनौतियों के मद्देनज़र भारतीय किसानों को ठोस व प्रासंगिक सूचना की जानकारी आवश्यक हो गई है। नए परिदृश्य में सूचना की उपलब्धता निम्न रूप से वर्गीकृत की जा सकती है। आंकड़ों के बारे में जागरूकता, निर्णय समर्थन तंत्र, ऐसी व्यवस्था विकसित करना जिसमें भारतीय किसान सामूहिक लाभ के लिए संगठित हो सके। दोष निवारक निगरानी तंत्र, विश्व व्यापार संगठन के क्रियान्वयनों से संबंधित अस्पष्ट व्याख्या को सामान्य लोगों व कृषकों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। भारतीय कृषि व संबंधित क्रियाओं के संबंध में विश्व व्यापार संगठन के नियमों व क्रियान्वयनों को सामान्य व सरल तरीके से प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, जिससे कृषक सामान्य तरीके से विश्व व्यापार संगठन के हितों को समझ सके।
इस संदर्भ में व्यापक प्रचार प्रसार में आईटी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। विश्व व्यापार संगठन की निर्यात सब्सिडी में कमी भारतीय उत्पादों की निर्यात को अधिक लाभकारी बनाएगी। अतः एक बेहतर आईटी सिस्टम के साथ सुदृढ़ आधारित संरचना, फसलोत्तर प्रबंधन, तकनीकी व भंडारण आदि की सुविधा आवश्यक है। कृषि उत्पादों की बेहतर मूल्य वृद्धि के लिए भारतीय किसानों को संगठित होने की आवश्यकता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इन उत्पादों की बेहतर मार्केटिंग व निर्यात में सूचना तकनीकी का रोल अति महत्वपूर्ण है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित करेगा। वहीं कृषि प्रसंस्करण उद्योग, मत्स्य पालन व पशुपालन से संबंधित सूचना भी किसानों को उपलब्ध होगी। आईटी के द्वारा निर्यात संबंधी मांग, गुणवत्तापूर्ण मानकों को अपनाना तथा पैकेजिंग आदि की सूचना भी मिल सकती है। आज जब घरेलू कृषि अंतर्राष्ट्रीय अस्थिरता का सामना कर रही है, ऐसे समय में यह आवश्यक हो जाता है कि एक प्रभावशाली निगरानी तंत्र हो जो विश्व व्यापार संगठन एवं अन्य संबंधित संस्थाओं द्वारा उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण करके सामान्य रूप से सूचनाओं को जन सामान्य व कृषकों को उपलब्ध करा सके। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी की सेवाएं व्यापक रूप से योगदान दे सकती हैं। आईटी द्वारा न सिर्फ विश्व की अन्य सभी निगरानी एजेंसियों के आंकड़े उपलब्ध हो सकते हैं, बल्कि अपनी संस्थाओं के आंकड़ों को भी देश एवं विश्व स्तर पर प्रसारित किया जा सकता है। ई प्रौद्योगिकी व भारतीय कृषि की संभावनाएं। भारतीय कृषि व कृषकों को ध्यान में रखकर उपयुक्त प्रणाली का निर्माण किया जाए जिसकी विषय वस्तु स्थानीय भाषाओं में होना आवश्यक है। इस प्रणाली का सहज उपयोगी होना आवश्यक है जिससे ई प्रौद्योगिकी कृषक व अन्य जनसामान्य के लिए रुचिपूर्ण हो। देश के सभी भागों में इन सेवाओं की उपलब्धता इंटरनेट व समर्पित नेटवर्क के माध्यम से संभव बनाई जा सकती है। भारतीय कृषि के विशाल आयामों व आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पैकेज व डेटाबेस तैयार करना एक बृहद कार्य है। भारत में बड़ी संख्या में विशेषीकृत कृषि संस्थाओं का लाभ भारतीय कृषकों को मिल सकता है यदि ये संस्थाएं ई तकनीकी की उपलब्धता व सूचना के स्रोत के रूप में कार्य करेंगी। रिमोट सेंसिंग, भौगोलिक सूचना तंत्र, जैव इंजीनियरिंग आदि के द्वारा प्राप्त सूचनाओं का प्रसार व्यापक रूप से किया जा सकता है। रिमोट सेंसिंग व भौगोलिक सूचना तंत्र के उपयोग से कृषि की प्रतिकूल दशाओं, मृदा समस्या, प्राकृतिक आपदाओं का प्रभावशाली समाधान संभव है। सूक्ष्म कृषि की शुरुआत एक बड़े प्रदेश में निर्यात क्षमताओं को बढ़ावा देगी। ई प्रौद्योगिकी को विकसित करने के क्रम में यह अत्यंत आवश्यक है कि उन लोगों को जो कंप्यूटर के साथ सुविधापूर्ण नहीं हैं उन्हें प्रशिक्षित किया जाए तथा सुविधा युक्त टच स्क्रीन बूथ बनाए जाएं जो लोगों द्वारा आसानी से ऑपरेट किए जाने के साथ ही स्थानीय भाषा में हो। ई प्रौद्योगिकी से संबंधित सूचनाओं का व्यापक प्रसार एक बड़ी चुनौती है। कृषि विज्ञान केंद्र, स्वयंसेवी संगठन व सहकारी समितियां आदि सूचना बूथ का उपयोग कर सकती हैं। निजी उद्यमियों को भी इस क्षेत्र की क्रियाओं से भागीदारी की आवश्यकता है। ये बूथ जनरुचि के अन्य विषयों जैसे शिक्षा, कोर्ट से संबंधित सूचना, ईमेल सुविधा, निर्यात संबंधी शंकाओं का समाधान तथा परिकल्पित समस्याओं की ओर विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित करने में
भूमिका निभा सकते हैं। प्रभावी प्रसार में अवरोध। अव्यवस्थित विकास, सहज रूप से उपयोगी नहीं, स्थानीय भाषाओं में न होना, बाधा देश की सीमा संबंधी, ऊर्जा आपूर्ति, कनेक्टिविटी की समस्या, प्रसार बिंदु। इंटरनेट आधारित विषय वस्तु और सेवाओं का प्रभावी उपयोग तथा सूचना बूथों का वृहत स्तर पर फैलाव एक जटिल कार्य है। सूचना बूथों का आर्थिक रूप से व्यवहार्य व सतत रूप से क्रियाशील रहना भी आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले किसानों व सामान्य नागरिकों के लिए सूचना बूथ सहज, क्रियाशील, यूजर फ्रेंडली भी होना चाहिए, तभी कृषक इन सुविधाओं का उपयोग करने में सक्षम होंगे। सरकार ग्रामीण स्तर व बेरोजगार कृषकों को वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराकर ग्रामीण क्षेत्रों में इन सूचना बूथों का प्रसार कर सकती है। ये ग्रामीण क्षेत्रों को सूचना बूथ कृषि सेवाएं प्रदान करने के साथ निम्न कार्य भी कर सकते हैं: दूरस्थ शिक्षा, प्रशिक्षण, बीमा, ग्रामीण पोस्ट ऑफिस, टेलीमेडिसिन सुविधा, ई गवर्नेंस की सुविधाएं, ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार के अवसरों की सूचना, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया। मल्टीनेशनल एवं बड़ी कंपनियां स्थानीय स्तर पर इन्हें लोकल एजेंट बना सकती हैं। भारतीय किसान जो अपने कल्याण की आवश्यकता से कार्य कर रहे हैं, उन्हें ई तकनीकी में दक्ष होने की आवश्यकता है। कृषि विपणन विश्व प्रतिस्पर्धा। कृषि विपणन विश्व प्रतिस्पर्धा कृषि वातावरण में अस्थिरता तथा निर्यात बाजार की संभावनाओं से संबंधित सूचनाओं से प्रभावित होता है। अतः आईटी द्वारा यह सूचना स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकती है। सूचना की गुणवत्ता के आधार पर ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार एवं उनके निर्णय को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। सूचना तकनीकी ग्रामीण भारत के विकास की प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों को दूर करने में प्रमुख भूमिका अदा कर सकती है, जिससे भारत में डिजिटल डिवाइड की प्रक्रिया धीमी होगी। भारत में कार्यरत सरकारी व निजी पहलें जो कृषि सलाह द्वारा किसानों को सहायता दे रही हैं। पहला किसान, दूसरा ई चौपाल, फिर किसान मित्र, नोकिया लाइफ टूल्स, एक्सेल किसान मित्र, किसान कॉल सेंटर, रूरल नॉलेज सेंटर, किसान चैनल योजना, कॉमन सर्विस सेंटर, किसानों को एसएमएस सेवा। अन्य जन मित्र राजस्थान में, लोक मित्र हिमाचल में, लोकवाणी यूपी में और ज्ञान दूत मध्य प्रदेश में, ग्राम दूत राजस्थान में और आकाश गंगा गुजरात में। पहला आई किसान। आई किसान एक कृषि पोर्टल है जो नागार्जुन ग्रुप द्वारा संचालित है। यह भारतीय कृषकों के लिए सूचना के स्रोत के रूप में कार्य करता है। आई किसान कृषकों को फसलों के संबंध में फसल प्रबंधन तकनीकी, उर्वरक, कीटनाशक तथा कृषि संबंधी सामग्री की विस्तृत जानकारी देता है। आई किसान बाजार मूल्य की नवीनतम जानकारी, मौसम पूर्वानुमान व बाजार मांग की सूचना ऑनलाइन उपलब्ध कराता है। आई किसान कृषि संबंधित लाभ प्राप्त करने में सूचना तकनीकी के उपयोग की एक पहल है। वह पहल वर्तमान कृषि विकास तथा संभाव्य कृषि विकास में अंतर के कारण प्रारंभ की गई। भारतीय कृषक की कम उत्पादकता, सूचना की उपलब्धता में कमी तथा अन्य समस्याओं को दूर करने के संबंध में यह एक महत्वपूर्ण पहल है।
आई किसान। आधुनिक तकनीक के माध्यम से कृषि प्रबंधन सेवा के मॉडल का प्रसार न सिर्फ देश की सीमा के भीतर बल्कि वैश्विक परिदृश्य पर भी करना चाहता है। नोकिया लाइफ टूल्स वह एक एसएमएस आधारित सेवा है। यह एक एसएमएस आधारित सेवा है जो स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा व मनोरंजन की सेवाएं विस्तृत रूप से प्रदान करती है। वर्तमान में यह सेवा भारत, इंडोनेशिया, चीन व नाइजीरिया में उपलब्ध है। भारत में 2009 में महाराष्ट्र में मेरा नोकिया नाम से पायलट सेवा के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। इस पायलट सेवा की सफलता के बाद जून 2009 में वाणिज्यिक रूप से नोकिया लाइफ टूल्स सेवा शुरू हुई। भारत में यह सेवा 11 स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध है। एक्सेल किसान मित्र यह भी सूचना प्रदान करने वाली एक सेवा है। इसके द्वारा किसानों को कृषि से संबंधित नवीन जानकारी प्रदान की जाती है। इसके अलावा प्रशिक्षण व व्याख्यान के माध्यम से कृषकों को विश्व एवं देश के अन्य हिस्सों में हो रहे कृषि विकास के बारे में सूचना दी जाती है। एक्सेल किसान पत्रिका और एक्सेल किसान मित्र किसान सेवा के माध्यम से किसान अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। एक्सेल किसान मोबाइल वैन गांवों में पहुंचकर कृषकों को दृश्य श्रव्य कार्यक्रम द्वारा विभिन्न कृषि गतिविधियों के बारे में सूचित करती है, जिससे स्थानीय स्तर पर किसानों की समस्याओं का समाधान भी होता है। किसान मित्र महिंद्रा कंपनी द्वारा कृषकों को सेवा तथा नई तकनीकी जानकारी प्रदान करने के लिए की गई है। यह मिट्टी तथा जल की गुणवत्ता की जांच, किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम, किसान पुरस्कार तथा अन्य गतिविधियों के माध्यम से किसानों को लाभ प्रदान करता है। ई चौपाल यह भारतीय तंबाकू कंपनी आईटीसी की पहल है। यह ग्रामीण किसानों के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सूचना प्रदान करता है। कृषि मूल्य तथा मत्स्य पालन के क्षेत्र में कृषकों को बेहतर सुविधाएं दी जाती है। ई चौपाल भारतीय कृषि की चुनौतियों के समाधान का भी प्रयास कर रही है। यह ग्रामीण किसानों को कंप्यूटर तथा इंटरनेट की पहुंच के आधार पर बाजार अपडेट व कृषि संबंधी सूचना प्रदान करता है। किसान कॉल सेंटर यह सेवा सभी राज्यों में 2004 से लागू है। इस सेवा में टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करके कृषक अपनी सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इस सेवा का एक प्रोजेक्ट के माध्यम से प्रदान किया जाता है सेवा को, जिसे L1 एजेंट कहते हैं। रूरल नॉलेज सेंटर गाँव में संचार सुविधाओं के विस्तार को देखते हुए सरकार की ओर से रूरल नॉलेज सेंटर खोला गया है। केंद्र सरकार की इस परियोजना को नाबार्ड के जरिए क्रियान्वित किया जा रहा है। हालांकि अभी तक ये सेंटर प्रायोगिक तौर पर खोले गए हैं, लेकिन भविष्य में इन्हें विस्तारित कर हर गांव से जोड़ने की योजना है। पहले चरण में 1 लाख रुपए की लागत से 1000 नॉलेज सेंटर खोले जाने का लक्ष्य रखा गया है। इन केंद्रों में आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार तकनीक के जरिए किसानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। किसान चैनल योजना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय एवं टेरिस्टेरियल नेटवर्क के सहयोग से वर्ष 2004 में किसान चैनल योजना का संचालन किया जा रहा है। इस के जरिए कृषि संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। 1 घंटे के दौरान किसान से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए जानकारी दी जाती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारत का कृषि से संबंधित यह संस्थान तकनीकी स्तर पर अपनी सेवाएं प्रदान करता है। कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से कृषकों को विभिन्न सूचनाएं प्रदान की जाती है तथा साथ ही विभिन्न प्रकार के पोर्टलों का निर्माण के द्वारा यह संस्था बीज, फसल प्रबंधन एवं अन्य संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है। यह संस्था विभिन्न कृषि प्रौद्योगिकियों की व्यापक विवेचना पत्रिका के माध्यम से कृषकों को उपलब्ध कराती है। चुनिंदा कृषि प्रौद्योगिकी की जानकारी, पौध सुरक्षा, बागवानी, पशु विज्ञान, कृषि अभियांत्रिकी व सरकार की स्कीमों की सूचना भी किसानों को प्रदान करती है। कॉमन सर्विस सेंटर ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने के लिए देश में 1 लाख कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए गए हैं। इसके जरिए 6 लाख गाँव को लाभान्वित किया जा रहा है। इससे किसानों को यह लाभ होगा कि वे कृषि आधारित बाजार भाव, मौसम अनुमान, कृषि क्रियाओं एवं अन्य कृषि तकनीक के बारे में जान सकेंगे। इन सेंटरों के से ग्रामीण इलाकों के शिक्षित बेरोजगारों को भी फायदा मिलेगा। किसान पारंपरिक खेती के साथ ही व्यावसायिक खेती की ओर अग्रसर होंगे। किसानों को एसएमएस सेवा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में क्रांति के साथ ही किसानों तक अनेक माध्यमों से सूचना पहुंच रही है। मोबाइल पर एसएमएस और वॉइस मैसेज के किसानों के जानकारी पहुंचाने की नवीनतम तकनीक है। इस तकनीक से करीब 25 लाख से अधिक किसानों को लाभ प्राप्त हो रहे हैं। कृषि मौसम एसएमएस 160 से कम अक्षरों में किसानों को मौसम की भविष्यवाणी और कृषि सलाह अन्य विषयों की जानकारी प्रदान करता है। इसकी विषय वस्तु स्थानीय स्थितियों और ज़रूरतों के मुताबिक है। यह सलाह सप्ताह में 2 बार जाती है और फिर अपनी स्थानीय सेवा भाषा में इसे प्राप्त करते हैं। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इन एग्रीकल्चर यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। इस मिशन मोड योजना की शुरुआत 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में की गई। इसका क्रियान्वयन कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य किसानों को कृषि से संबंधित विभिन्न प्रकार की अद्यतन सूचनाएं उपलब्ध कराना है। यह जानकारी इंटरनेट, मोबाइल फोन, किसान कॉल सेंटर, कृषि विकास केंद्र आदि के माध्यम से कराई जाती है। इसके साथ ही अंतर्गत निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध हैं। कृषि आगत जैसे सिंचाई, बीज, उर्वरक आदि से संबंधित सूचनाएं। मृदा स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराना। मौसम से संबंधित जानकारी होना। विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के मूल्य की जानकारी। आयात निर्यात हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणीकरण। कृषि से संबंधित जानकारी कार्यक्रमों की जानकारी। सूखा राहत एवं प्रबंधन। पशुधन प्रबंधन से संबंधित परियोजना। कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा कृषि से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने हेतु 80 पोर्टल का विकास किया गया है। कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा 80 एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव इनिशिएटिव्स परियोजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत अगर खाली होगा तो वो रख लेगी। जिसके अंतर्गत ब्लॉक स्तर पर तक कंप्यूटरीकृत हेतु राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को वित्तीय सुविधा केंद्र द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। देश के 26 राज्यों को ये लाभ मिल चुका है।
कृषि से संबंधित सभी सूचनाओं को उपलब्ध कराने हेतु एकल खिड़की के रूप में किसान पोर्टल का विकास किया जा चुका है। भूमि से संबंधित आंकड़े कंप्यूटरीकृत कंप्यूटरीकृत हेतु परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। ई ट्रेडिंग के विकास की दिशा में कार्य किया जा रहा है। अब आ रहा है हमको तगड़ा नींद, अब हम सोएंगे।